रेडी स्टार्ट। महोदय, मान्यता आर्थिक सेवा और सामाजिक घटना के रूप में पर्यटन स्वतंत्रता के बाद की देन है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो विश्व में सर्वत्र प्रकट हो रही है। पर्यटन सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बन गया है। विश्व बैंक और विश्व पर्यटन संगठन उसे इस रूप में मान्यता भी प्रदान करते हैं। भारत इस उद्योग का बड़ा भाग पाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन अनेक कारणों से उसे विश्व पर्यटन उद्योग का बहुत मामूली हिस्सा 0.4% मिलता है और उसे इतने से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन प्रयास जारी रहेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत विदेशी पर्यटकों की प्रिय मंजिल बनकर रहेगा। पिछले वर्ष 21 लाख से अधिक पर्यटक विदेशों से भारत आए। निस्संदेह 10 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इस बात को अब सभी स्वीकार करते हैं कि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का सबसे बड़ा साधन है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती। अनेक गुणक प्रभाव के कारण पर्यटन किसी अन्य उद्योग की अपेक्षा अधिक तेजी से और कम खर्च में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है। रोजगार के अधिक अवसर हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। आर्थिक सुधारों ने विदेशी पूंजी निवेश के अवसर प्रदान कर दिए हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा नई उड़ानें शुरू करने और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के कारण देश में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। तथापि पर्यटन क्षेत्र में विस्तार की सीमा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 तक यह सरकार के समर्थन से चलने वाली संगठित गतिविधि नहीं थी। कुछ विदेशी छुट्टी बिताने या ताजमहल देखने के लिए भारत आते थे। उस समय पैकेज टूर बड़े लीग होटलों अथवा घरेलू विमान सेवाओं की जो यात्रियों को आमोद प्रमोद के स्थान पर ले जा सकें, व्यवस्था नहीं थी। उन दिनों यात्री या तो सरकारी कामकाज के सिलसिले में भारत आते थे या पढ़ने लिखने अथवा अनुसंधान कार्य के सिलसिले में किसी विश्वविद्यालय में आते थे। घरेलू यात्री मुख्य रूप से तीर्थाटन या परिवार के सदस्यों से मिलने या शादी ब्याह आदि के लिए यात्रा करते थे। छुट्टी पर बाहर जाने के विचार ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी थी। पहले सभी प्रांतों में प्रशासन गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर चला जाता था। महोदय, जहाँ तक बड़े होटलों का संबंध है, केवल महानगरों में यात्रा पर आने वाले
अंग्रेजों के लिए इस तरह के होटल थे। युद्ध काल के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना के अफसरों ने भी इन होटलों का उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री के प्रति अपनी वचनबद्धता के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कार्य में सहायता की। उनके इस कथन से कि यात्री का स्वागत कीजिए और उसे दोस्त बनाकर स्वदेश भेजिए, पर्यटन के प्रति उनकी वचनबद्धता प्रकट होती है। 1949 में परिवहन मंत्रालय ने पहली बार पर्यटन कक्ष की स्थापना की गई। यह उस प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसकी चरम परिणति 60 के दशक में एक कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत पृथक मंत्रालय की स्थापना में हुई। इस मंत्रालय के पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करण सिंह थे। यह वह समय था जब यूरोप और उत्तर अमेरिका में पर्यटन एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें शुरू कर दी थी। पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को कुछ दूरदर्शी व्यक्तियों जैसे कि सोमनाथ, रोमेश थापर और MS ओबेरॉय ने समझ लिया था। जब राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रूपरेखा बनाई गई, पर्यटन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया गया। निस्संदेह इसे अन्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर प्राथमिकता नहीं मिल सकती थी। फिर भी निजी उद्यमियों ने यात्रा से जुड़ी सेवाओं की स्थापना की और इस तरह पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी प्रकार पर्यटन के विकास में एक उत्प्रेरक घटक के रूप में भारतीय पर्यटन विकास निगम का जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला होटल अशोक भी जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर बनाया गया। उन्होंने इसके निर्माण में सभी स्तरों पर इसके विचार से लेकर इसे चालू करने तक के कार्य में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ली। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देश में पश्चिम की शैली के अनेक होटल थे, लेकिन अशोक अपनी किस्म का पहला होटल था जो पूरी तरह भारतीय शैली का था। इसका वास्तुशिल्प, सजावट, भोजन, सांस्कृतिक और मनोविनोद की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह भारत के अनुरूप था। इस समय तक पर्यटन ने अनेक नए आयाम प्राप्त कर लिए थे।